गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी मेक बेस्ट में। आप इसको अगर यूट्यूब में सर्च करना चाहें वी मेक बेस्ट बाय समर साहू या समर साहू बबेरू, दोनों नाम से सर्च हो जाएगा। अगर केवल वी मेक बेस्ट से सर्च करेंगे तो नहीं आएगा, और केवल अगर समर साहू सर्च करेंगे तब भी नहीं आएगा। आप समर साहू बबेरू नाम सर्च कर लीजिए या वी मेक बेस्ट बाय समर साहू, इसमें हमारे चैनल आपको शो होने लगेगा। अब अगर इस वीडियो का आप पूरा देखिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा। इसके बजाय कमेंट सेक्शन में अपना नाम, स्कूल का नाम और एड्रेस में क्या जगह है, जैसे गांव, मझिला, इस तरह लिख सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो ये हमारा मोबाइल नंबर है। ये हमारे दोनों फ़ोन नंबर हैं, आप इससे हमें सुझाव भी दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप केवल कमेंट सेक्शन में अपना नाम और स्कूल का नाम और एड्रेस। एक बात और, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के सब्जेक्ट से हमारा आज का सब्जेक्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इसे कहते हैं पशुपालन। पशुपालन का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। एनिमल हस्बेंड्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन में चलिए हम आज के शुरू करते हैं। अब पशुपालन का परिचय। तो जो हमारे, आपको एक चीज पता होगी कि जो हमारा देश है वो 80% कृषि पे आधारित है। किस पर? 80% कृषि पे आधारित है। जब 80% कृषि पे आधारित है तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा दो तरह के किसान हैं। नंबर फर्स्ट अमीर, नंबर सेकेंड गरीब। अमीर किसान की संख्या कम है, गरीब किसान की संख्या ज़्यादा है। अब इनकी संख्या कम है, इनके पास नए नए उपकरण है, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर, थ्रेसर। इनके पास क्या है? इनके पास जुताई करने के लिए पुराना साधन बैल। अब तो काफ़ी कम, अब तो है लेकिन कम लोग के पास है ट्रैक्टर, क्योंकि ट्रैक्टर महंगे पड़ते हैं। या इन लोगों से आप हेल्प ले सकते हैं। अगर हेल्प नहीं दिए तो ये सीधा पशु पे आधारित रहते हैं कि बैल से जुताई करते हैं, और जो भी कोई कार्य हुआ वो सब पशुओं से लेते हैं। अब पशुओं से लाभ भी उनको दूध मिलता है, दूध से बेनिफिट मिलता है, दूध से दही और इत्यादि प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये बात तो ठीक है कि हमारे पशुपालन में ये सहयोग है, देश की कृषि के लिए यूज होता है, किसानों के लिए भी यूज होता है, यूजफुल है। अब नंबर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पशुपालन किसे कहते हैं। कोई पूछ ले बेटा क्या पढ़ रहा है? पशुपालन। कोई पूछ ले कि बेटा क्या पढ़ रहा हो? पशुपालन। अब बता पशुपालन किसे कहते हैं? तो ना बता पाओ तो कह देंगे बेटा क्या पढ़े हो। अब बात करते हैं पशुपालन। पशुपालन व्यवहारिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं को मितव्यय पूर्वक स्वस्थ रखने की कला सिखाई जाती है।
यानी कि कह सकते हैं कि वह व्यवहारिक विज्ञान या व्यवहारिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं को मितव्यय पूर्वक स्वस्थ रखने की कला सिखाई जाती है। अब मितव्यय क्या है? मितव्यय मतलब होता है कम खर्च में, कम खर्च में जो कला सिखाई जाती है, कौन सी? स्वस्थ रखने की कला, उसे पशुपालन कहते हैं। अब एक टॉपिक है पशु व्यवहार क्या है। अब बात करते हैं पशु व्यवहार क्या है। और जब पशु व्यवहार की बात आती है तो पशुओं द्वारा बाह्य उत्तेजनाओं तथा पशुओं द्वारा बाह्य उत्तेजनाओं और उसके नियंत्रण के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया प्राप्त होती है उसे पशु व्यवहार कहते हैं। अब कैसे? कि बाह्य उत्तेजनाओं और आंतरिक नियंत्रण के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया पशुओं को प्राप्त होती है उसे पशु व्यवहार कहते हैं। ये बाह्य उत्तेजनाएं हैं, बाह्य वातावरण की विशिष्ट उत्तेजनाएं हैं, और ये नियंत्रण है, और ये व्यवहार है। जैसे आप किसी पशु को डंडा मारे, जब तक ठीक है सहन कर सकता है, अगर सहन नहीं किया तो फिर आपको हानि पहुंचाएगा, तो उसका व्यवहार क्या हो गया? उसका व्यवहार हो गया, कह सकते हैं कि कटु, या कह सकते हैं व्यवहार कहते हैं ना मरकहा बैल, उस टाइप का। अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि भारत की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व। भारत की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व। अब अर्थव्यवस्था में पशुपालन या पशुओं को पालना किस प्रकार से बेनिफिट है, क्योंकि बेनिफिट नहीं होगा तो लोग पालेंगे नहीं। तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है। चलिए इसके नंबर 1 हेडिंग है दुग्ध उत्पादन। चलिए दुग्ध उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज आपको पता होगा, दूध को संपूर्ण आहार कहते हैं। दूध को संपूर्ण आहार कहते हैं। दुग्ध उत्पादन में एक चीज आपको ये नॉलेज हो कि दूध को संपूर्ण आहार कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि दूध ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हर प्रकार की न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। अब दुग्ध उत्पादन से हमें, जैसे दूध दिए पशुओं ने, उससे हम एक चेन बन जाती है। पशुओं ने दूध दिया, दूध को हमने बेचा, फिर हमें रुपए प्राप्त हुए, रुपए सीधा अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, ये एक प्रकार की चेन है। ये आपको शो कर सकते हैं अगर शो करना चाहें तो। वैसे अच्छी है। अगर आप दुग्ध के बाद अगर कोई अन्य है तो उसकी जगह ये प्रोडक्ट का नाम हटा दीजिए। मान लीजिए अगर हमें मांस के लिए लिखना है तो यहाँ मांस लिख दीजिए। अगर हमें ऊन लिखना है तो इसे हटा के हम ऊन लिख सकते हैं। यानी कि हम बदल सकते हैं, किसी भी तरह से हमें बदलना चाहें। ये चेन को अगर हमें बदलना है तो यहाँ पर अगर हम हटा के, यहाँ पर अगर हटा के दुग्ध लिख रहे हैं
तो दुग्ध की चेन बन गई। यही चेन एक ही है, आपको केवल अलग अलग नजरिए से देखनी है। अब देखिए, अब एक नोट है। अब नोट क्या है? नोट में है कि विश्व की 23% पशु विश्व के 23% पशु भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। और जब एक और है तो ये लिख देते हैं, विश्व के 14% दुग्ध उत्पादन भारत में होता है। अब देखिए, विश्व का 14% दुग्ध उत्पादन होता है। अगर हम बात करते हैं कि पशु 23% है, उत्पादन क्या 14% हो रहा है, यानी कि पशु ज़्यादा है हमारे और उत्पादन इतना कम हो रहा है। तो उसका कारण क्यों है? उसका कारण केवल एक चीज़ है, क्या? पशुओं का योग्य ना होना। आप कहीं भी चले जाइए, आपको अन्ना गाय मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो योग्य नहीं है, वो उचित दूध नहीं दे सकती। किसान मिल जाएंगे, वो न कृषि के लिए अच्छे हैं और न ही प्रजनन के लिए अच्छे हैं, तो उनको आदमी छोड़ देता है। उसको छोड़ दिया तो क्या हो गया? वो घूमते रहे। और ऐसे ही आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी रोड में, जैसे बगेरू के भी किसी रोड में चले जाइए सुबह सुबह तो शाम को आपको दिखाई देंगे कितने अन्ना पशु हैं। हजारों की तैनाती रहती है। इंसान भी कितना अजीब प्राणी है। जब तक पशुओं का यूज हुआ तो यूज हुआ, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए, जाओ। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। आदमी को पशुओं को छोड़ना नहीं चाहिए लास्ट तक उसको, क्योंकि खाद के लिए भी यूज हम कर सकते हैं। अगर हम खाद के लिए यूज कर रहे हैं तो पशुओं को छोड़ क्यों रहे हो? अगर पाल रहे हो तो योग्य पशुओं को और संख्या पशु पालो। प्रॉब्लम क्या है? चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, मांस उत्पादन। मांस से हमें क्या मिलता है? मांस से हमें मिलता है प्रोटीन। क्या मिलता है? प्रोटीन। अब मांस उत्पादन की बात आई तो मांस में किन किन पशुओं का अधिकांश यूज होता है? मांस के लिए हम मुर्गी यूज कर सकते हैं, बकरी यूज कर सकते हैं, भैंसा यूज कर सकते हैं। भैंस, कोई गाय भी यूज कर लेता है, लेकिन गाय को तो अभी गो प्रतिबंध है। लेकिन ये सब मांस उत्पादन के लिए। अब उसी प्रकार से कि मांस फिर सीधा निर्यात किए, फिर सीधा आगे चेन बनी हमारी पैसे की, फिर चेन किए, फिर अर्थव्यवस्था की। यही चेन बना सकते हैं आप। सेम ये हो गया मांस उत्पादन के बारे में कि मांस। अब आप कहेंगे कि इसमें तो कुछ लिखने के टॉपिक ही नहीं होगा ना आपके दिमाग में, कि इसमें तो कुछ लिखने के लिए टॉपिक ही नहीं है। अब कैसे? कि जो मांस उत्पादन पर हेडिंग डाल दिए तो कहते मांस और प्रोटीन के लिए अच्छा स्रोत है। मांस के लिए हम मुर्गी, बकरी, भैंसा का यूज कर सकते हैं। यह विभिन्न प्रकार की श्रृंखला बनाता है। ये जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, ये पूरा बना दीजिए, बस आपका अच्छा लगने लगेगा। चलिए अब अगला पॉइंट है, अब चलिए आते हैं हम अगला
ऊन उत्पादन के बारे में। ऊन उत्पादन, आपने सुना होगा कि भाई साहब अच्छा ऊन दीजिएगा या गर्म कपड़े दे दीजिए, ऊनी कपड़े दे दीजिए। तो ऊनी मतलब ऊन से बने होते हैं, जो ठंडियों के लिए यूज होते हैं। अब ये यहाँ तो पाए नहीं जाते, ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। कहाँ? पहाड़ी, पहाड़ी इलाकों में। और पहाड़ी इलाकों में कहा? ठंडे ठंडे क्षेत्र, ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है? पहाड़ी इलाका होता है, ठंडा क्षेत्र, वहाँ तो खेती की नहीं जा सकती, तो इन बकरियों को पाला जाता है जो इसके लिए उत्तम होती हैं। कहाँ? बकरियों को पाला जाता है। बकरियों की तैनाती ज़्यादा होती है और बकरियों में अद्भुत क्षमता होती है कि वो किसी भी अनुसार अपने आप को ढाल सकती हैं। और वह बकरियां पालते हैं जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं। अब उन बाल को काट लेते हैं, उनकी शरीर से उनके अलग कर लेते हैं। जो उनके बाल अलग कर लिए, जब बाल अलग कर लिए तो उनसे प्रोडक्ट बनाए। प्रोडक्ट क्या क्या बनाए? उत्पाद, स्वेटर, स्वेटर बना दिए, कोई कुछ और बना दिए, मफलर बना दिए ऊन से। ऊन के लिए अच्छी जाति हम, अच्छा ऊन हम पश्मीना माना जाता है। पश्मीना, पश्मीना अच्छा ऊन माना जाता है। अब बात करते हैं कि अगर ये उसी प्रकार से बनाएगा जैसे ऊन, फिर बेचना, फिर अर्थव्यवस्था, रुपए, फिर अर्थव्यवस्था, ये चेन बनाएगा। अब ऊन के लिए हम भेड़ बकरियों को यूज करते हैं। किसका? भेड़ बकरी का। आप यहाँ पर भी देखोगे बहुत सारी भेड़ बकरियाँ होती हैं। कोई उनके बाल को यूज करता है तो फिर उस फैक्ट्री भेजते हैं, फिर उनका शोधन होके फिर प्रोडक्ट बन के आता है। अब भेड़ बकरियों की अगर हम बात किए हैं तो एक नोट है, जिससे कि 25% बकरियां भारत में पाई जाती हैं। विश्व की 25% बकरियां भारत में पाई जाती हैं। अब ये हुआ कि अगर आप लिखना चाहें कि ये ऊन उत्पादन ठंडे क्षेत्रों में होता है, पहाड़ी इलाकों में होता है, इनसे अनेक अनेक प्रकार की वस्तु बना सकते हैं, जैसे मफलर, स्वेटर और पश्मीना किस्म अच्छा होता है। इसके लिए हम भेड़ बकरी को यूज करते हैं। और आप श्रृंखला बना सकते हैं, ये कर सकते हैं। और इसकी आप नोट्स बनाती रहिए, नोट्स डेली की जितना हम बताएं उसकी नोट्स बनाती रहिए अच्छे से, कि हर चीज़ आपको समझ में आए। और ऐसे नहीं कि जैसे हमने ऐसे लिखा ठंडे क्षेत्र पश्मीना ये सब नहीं, आपको आराम से यहाँ शुरू करना है और लिखना है अपने समझ के अनुसार कि जो जो हमसे समझा उसको अच्छे से लिखने के लिए। अब अगला पॉइंट, हमारा अगला पॉइंट है हड्डियाँ। अगला पॉइंट है हमारा हड्डियाँ। अगर हड्डियों की अगर हम बात करें तो हड्डियों में हड्डियों का चूरा हड्डियों से बनता है। हड्डियों का चूरा कहाँ यूज होता है? हड्डियों का चूरा हमारे खेती के लिए यूज होता है। हड्डियों से हम बना सकते हैं प्लास्टर, हड्डियों से हम आनंद उत्पाद बना सकते हैं, उर्वरक बना सकते हैं। तो क्या हुआ कि हड्डियाँ अगर पड़ी रहीं जमीन पर पे तो लोग कह देते छी छी हड्डियाँ, लेकिन अगर उसी को अगर हम फैक्ट्री ले जाके उसको बना दें और उससे उत्पाद बनाएं तो
उसको हमें इनकम प्राप्त होगी, यानी कि रुपए मिलेंगे सीधा, और जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। अब देखिए हड्डियां पड़ी रहीं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसी को हम प्लास्टर या कोई उर्वरक बना दिए, कोई भी उर्वरक बना दिए तो हमारे यहाँ पर बेनिफिट देगा। अब अगला पॉइंट, सींग और खुर। सींग और खुर। सींग खुर की बात आती है तो इससे जिस प्रकार हड्डियां पड़ी रहती हैं, अगर ये भी पड़े रहेंगे तो अच्छा अशोभनीय लगेगा, लेकिन अगर इसको बदल के कोई प्रोडक्ट बना दिया जाए या कुछ अलग चीज़ बना दी जाए तो ये अच्छा लगेगा, यानी कह सकते कि उपयोग इसका बढ़ जाएगा, उपयोगिता बढ़ जाएगी। जब सींग खुर की बात आती है, सींग आप जानते होंगे कि मान लीजिए पशु का सिर है, ये करके ऐसे करके यूं, ये सॉरी ज़्यादा हो गई, ये ऐसे यहाँ पर, तो ये जो ऐसे सींग होती हैं। और जो अगर खुर की बात करें तो ये इसके पैर हैं, ये मान लीजिए पिछला पैर है, ये ऐसे करके, और ये दूसरा पैर आया, और ये यहाँ पर जो बनता है ये खुर है, ये प्रोडक्ट। सींग और खुर से हम, सींग और खुर से पता चल गया, इससे हम कंघी बनाते हैं, कंघी, बटन, कंघी, बटन और इत्यादि प्रकार की चीज़ें बनाते हैं सींग और खुर से। इसी प्रकार की चैन बना सकते हैं कि इसको हम उत्पाद बना के कंघी बनाए और उसको बेचे तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मतलब चेन यही बना सकते हैं, चेन सेम है। अब बस आपको दिमाग बस लगाना है कि कहाँ कैसे है, क्योंकि बिना दिमाग लगाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। नकल के लिए भी अकल चाहिए, कहते नहीं है कि नकल के लिए भी अकल होनी जरूरी है। अब सॉरी, चलिए अगला पॉइंट है हमारा चर्म, चर्म एवं खाल। चर्म एवं खाल। अब चर्म अगर खाल की बात करते हैं तो ये चर्म, खाल, अब चर्म खाल की बात करते हैं तो बाह्य पशुओं के, बड़े पशुओं के बाह्य आवरण को हम चर्म कहते हैं। जो बड़े पशु होते हैं उनकी जो बाहरी खाल, बाहरी जो आवरण होता है उन्हें चर्म कहते हैं। और जो छोटे पशु होते हैं उनकी जो बाह्य आवरण होती है, कह सकते हैं बाहरी आवरण, उसे खाल कहते हैं। कहते नहीं, ये हमारी बाह्य आवरण, ये होती है बाह्य आवरण, त्वचा, बाह्य आवरण को हम खाल कहते हैं। अब बड़े पशुओं में गाय, भैंस, घोड़ा, और छोटे पशुओं में बकरी, भेड़ बकरी, इस प्रकार से आते हैं। अब चमड़े का क्या यूज है, क्योंकि पहले लोग क्या कहते, चमड़े की खाल, चर्म खाल पहनते थे आदिवासी लोग। अब चमड़े के जूते आने लगे हैं, चमड़े के जूते आने लगे हैं, चमड़े की, ये कहते हैं लेदर, लेदर मतलब चमड़ा, इसी को कहते हैं चर्म।
चमड़ा। अब कोई लेदर के शूज यूज कर रहा है, लेदर के बैग, लेदर की जैकेट सब यूज करते हैं जो खाल से बनती है, चर्म एवं खाल से बनती है। उसको हम महंगे ऊंचे दामों में खरीदते हैं, वो सीधा हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ाता है, सीधा अर्थव्यवस्था में बेनिफिट देता है। अब अगर वो खाल का अगर हम यूज ना करें या उस चर्म का यूज ना करें तो वो धीरे धीरे पृथ्वी में खत्म होता जाएगा। अब अगला पॉइंट है हमारा चर्बी। कहते नहीं गाँव वाले तो बहुत चर्बी बाढ़ी। चर्बी मतलब फैट। किसी किसी का आपने देखा होगा, जो लोग मोटे होते हैं उनको कह देते हैं फैट बढ़ा है। आपको डॉक्टर के पास गए होंगे तो कह देंगे भाई साहब आपका फैट बढ़ा है, फैट। तो उनकी तोंद निकली रहती है बड़ी सी, और कहते भाई साहब आपका फैट बढ़ा है। तो पशुओं की, अगर हम पशुओं की बात कर रहे हैं तो पशुओं में अगर चर्बी की बात कर रहे हैं, अब देखिए चर्बी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चर्बी का हम यूज कर सकते हैं ग्रीस, साबुन, मोम। अगर हम चर्बी ऐसे पड़ी रहे तो कोई इसको यूज नहीं, लेकिन अगर हम ये बना देंगे तो हमारे इकोनॉमिक्स में सीधा बेनिफिट होगा, अर्थव्यवस्था में पूरा बेनिफिट होगा। अब अगला पॉइंट, रोजगार की प्राप्ति। अब रोजगार की प्राप्ति की बात करते हैं तो मान सबसे बढ़िया एग्जांपल, हमारे यूपी में गौशालाएं चलती हैं। गौशाला, गाय भैंस पालने क्षेत्र। एक सोचनीय विषय है कि गौशालाएं चलती भी हैं और पशु अन्ना घूमते भी हैं। चलिए छोड़िए, वो तो अलग बात है, पशु घूमते हैं गौशालाएं चलती हैं। इनको हम नियुक्त करने के लिए एक पर्सन व्यक्ति को रखते हैं। अब कह देते हैं भाई साहब आपको 10,000 रुपये देंगे, आपको सब गाय को संभालना है, 1 2 4 जो भी हो, या कोई अगर किसान भी है तो वो अगर ज़्यादा गाय रखे है तो वो भी एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा गोबर उठाने के लिए, सबके लिए, खाद के लिए। तो उसमें क्या हुआ, इसको जॉब मिल गई। या अन्य अगर रोजगार की प्राप्ति करें तो चमड़े का, अगर मान लीजिए चमड़े के लिए अगर चमड़ा बनेगा तो चमड़ा के लिए फैक्ट्री में काफ़ी सारे रोजगार हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे रोजगार की प्राप्ति होती है। अब अगला पॉइंट, चलिए अब अगला नंबर है नंबर 9, राष्ट्रीय आय वृद्धि। अब राष्ट्रीय आय वृद्धि की बात करते हैं तो अभी हमने जो जो चीजें बताई, दुग्ध उत्पादन, मांस उत्पादन, चमड़ा उत्पादन, ऊन उत्पादन, जितनी भी चीजें हैं सबसे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन राष्ट्रीय आय में यानी अर्थव्यवस्था में वृद्धि है। अब अगर हम बात करते हैं ये सब चीज़ों की तो अगर एक बेनिफिट और है कि गोबर को बेचेंगे तो खाद का यूज कर सकते हैं, यानी पशुओं से सीधा हम अर्थव्यवस्था की वृद्धि कर सकते हैं। दुग्ध उत्पादन, मांस, चमड़ा, ऊन इत्यादि प्रकार की चर्बी, तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय की वृद्धि होती है। अब एक लास्ट, अब अगला है
यातायात। अब यातायात की बात करते हैं तो यातायात के लिए दो प्रकार से यातायात होती है। एक सामान ढुलाई के लिए ढुलाई यानी बोझ ढोना, और एक व्यक्ति को ले जाना। अब देखिए जैसे होता है ना, एक मालगाड़ी होती है, एक पैसेंजर होती है जो आदमी को ले जाती है और एक सामान को ले जाती है। अब सामान ढुलाई की बात अगर बात करते हैं हम, तो सामान ढुलाई में हम बैलगाड़ी का यूज कर सकते हैं, गल्ला ले जाने के लिए या अनाज ले जाने के लिए बैलगाड़ी का यूज करते हैं। अब यही बैलगाड़ी का हम यूज व्यक्तियों को ले जाने भी करते हैं। तांगा एक आता है, तांगा जिसे कहते हैं घोड़ा गाड़ी, कहीं कहीं भैंसा भी यूज कर सकते हैं। अपने अपने सुविधा के अनुसार है कि लोग कोई बैलगाड़ी यूज कर रहा है, कोई भैंसा गाड़ी, कोई तांगा यानी घोड़ा गाड़ी, यानी इस प्रकार से सामान ढुलाई हम कर सकते हैं। अब एक लास्ट अगर लास्ट पॉइंट बचा है, लास्ट का विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का निर्माण। हमने यही इनको बताया। अब इसमें और आगे तो ये आराम से भी आपके 10-15 साल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 10-15 साल में कोई समस्या नहीं है। हाँ, लेकिन जब कभी ये बताई जिसमें पहले हम टीएमसी भी चाहिए विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का निर्माण। अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन की बात अगर हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा वैक्सीन पाई जाती हैं, बनाई जाती हैं IVRI, इज्जत नगर, भाई अब हम ये नहीं मान के चलते, अब हम ये मान के चलते कि इनका नहीं हमारा है, इस तरीके से हमें करना है। अगर हम इज्जत नगर बरेली की बात करते हैं, IVRI पूछेंगे भाई साहब है क्या या भैया जी है क्या। अब IVRI की बात करते हैं तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय पशु चिकित्सा रिसर्च अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर बरेली में है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर वैक्सीन बनाई जाती हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी अब देखिए वैक्सीन क्या होती है? टीका, छोटे बच्चों के टीका लगाया जाता है। अब टीका लगाया जाता है तो किस लिए लगाया जाता है टीका? बीमारी से बचाव के लिए। पशुओं में भी बीमारी होती है और जब बीमारी होती है तो उसका बचाव भी किया जाता है। अब पशुओं में जैसे कि होता है एक गलघोटू के बाद फिर एक कुक्कुट के बाद फिर कुक्कुट रोग और इस तरह के काफ़ी सारे रोग हैं जो हमारे इसके लिए टीके यूज होते हैं। अब देखिए पशु तो डायरेक्ट अपना पेमेंट तो कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं कि आप इसमें चेन बना सकते हैं कि वैक्सीन फिर सीधा किसान ने खरीदा, पशुओं को लगाया, सीधा पैसा मिला, फिर सीधा अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। बस आज के लिए इतना ही, यह हमारा आज का टॉपिक था। अब सुभाषित की बारी। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। विश यू द वेरी बेस्ट, थैंक्स। नहीं वो